बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। मेरी तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 21 जून 2026 की तारीख है और दिन है इतवार का। आप लोग छुट्टी पे होंगे और जरूर छुट्टी करें। छुट्टी का मजा तब आता है, मैंने एक गोरे को पढ़ा था कि जब 6 दिन बंदा डट के काम करे ना तो छुट्टी का मजा फिर आता है कि बंदा छुट्टी फील करता है। लेकिन पाकिस्तान का जो मिजाज है वो आपके सामने है। बहरहाल सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का मकरूज कि इतने ज्यादा सहाफ़ी और यूट्यूबर्स जो हमारे सीनियर्स हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड मिलियंस ऑफ व्यूज के बावजूद आप मुझे देखते और सुनते हैं। ये आपका बड़ापन है। और कल भी मैंने जिक्र किया कि आधी से ज्यादा वीडियो देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी जो है ना वो बोलने वाले के लिए कि आधी से ज्यादा वीडियो देखी जाए। बहरहाल मैं आपका मशकूर हूं, सिर्फ आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूं। हस्बे मामूल आज हमारे 4 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है, मैंने आपको कई दफा बताया कि एडोल्फ हिटलर ये चांसलर थे जो है वो जर्मनी के। ये बात भी आपको बता दूं कि मुंतखब चांसलर थे। हिटलर के बारे में मुख्तलिफ जो है ना वो बातें मशहूर हैं, लेकिन ये आपको बता दूं कि वो मुंतखब चांसलर थे, नाजी पार्टी थी उनकी। बहरहाल बाद में उनका मशहूर कौल है कि मैं जिस भी शरारत के पीछे जाता हूं जर्मनी में तो उसके पीछे एक यहूदी होता है। वो पहली जंग अजीम में जो जर्मनी को इबरतनाक शिकस्त हुई उसका जिम्मेदार भी यहूदियों को समझते थे। फिर इक़्तिदार में आने के बाद मैं तफसील में नहीं जाता जो कुछ एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों के साथ किया। पाकिस्तान की क्या पोजीशन है? पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि आप जिस भी बड़े मालियाती स्कैंडल के पीछे जाएंगे, जिस भी डकैती के पीछे जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई वर्दी पोश नजर आएगा। बहुत बड़ा स्कैंडल जिसने एक हफ्ते से पाकिस्तानियों की नींदें हराम कर रखी हैं, उस स्कैंडल के पीछे भी आखिरकार जलन साहब निकल आए। ये आपको तफसीलात बताऊंगा। फिर शरीफिस्तान यानी कैद आदम के साथ एक ठग की तस्वीर लगा दी जाए और मेरी तजवीज़ ये है कि कैद आज़म को बिल्कुल ही गैब कर दिया जाए, क्योंकि कैद आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, शरीफिस्तान नहीं बनाया था। और दूसरा, पाकिस्तान ने बड़ी इज्जत दी थी बलोचिस्तान को, कैद आज़म ने बड़ी इज्जत दी थी KPK को, बड़ी इज्जत दी थी सिंध को, अब उनका अपना सूबा था। लेकिन पाकिस्तान सिमट कर पंजाब रह गया और पंजाब बन गया, तो वहां पे कैद आज़म की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये जो इस्लाम का टोपी ड्रामा है, ये जो फ्लाई रियासत है, यकीन करें ये अल्फाज कहना ये तौहीन है, ये जुर्म है कि आप पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरिया कहें, आप पाकिस्तान को एक फ्लाई रियासत कहें। ये अशराफिया का एक ऐसा अड्डा है जिसकी मैं आसानी से ये तारीफ करूं कि ये अशराफिया का एप्स्टीन जजीरा है। दुनिया का कोई क्राइम वो कहीं पे नहीं होता जो यहाँ पे होता है। ऐसा ऐसा क्राइम होता है। अभी आपने देखा नहीं कि ऑस्ट्रेलवी नेशनल जो होल्डर थी बच्ची, तो चिकवाल के साथ उसमें क्या हुआ? अच्छा, वो सामने आ गया। क्यों सामने आ गया? ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट था। आपको क्लूर कोट की बच्ची का याद है? मेरे पड़ोसी हैं क्लूर कोट वाले, हमारे साथ ही है क्लूर कोट। वहां पे 9 साल की एक बच्ची मारी जाती है, पता है आपको? आपने सुना है? CCD ने 9 साल की बच्ची को मारा है क्लूर कोट में। लेकिन वो देहाती थे, आम बंदे थे और गरीब थे। किसी ने जो है ना वो आपका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, तो ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट की ताकत थी कि CCD का सरबराह भी आ गया, वजीर भी आ गए, गलती हो गई, कब्र पे फूल भी चढ़ गए। लेकिन क्लूर कोट की जो बच्ची थी उसको, मेरा ख्याल है आप मेरी मुंह से पहली दफा सुन रहे होंगे, इसका जिक्र जो है मेरा ख्याल है इमरान रियाज भाई ने भी किया है, उन्होंने भी किया है। बहरहाल उसका जिक्र मीडिया में नहीं आया। ये टोपी ड्रामा है, ये एप्स्टीन जजीरा है अशराफिया का। फिर जर्नैल किसी के सगे नहीं है, ये आप लिख लें
کہ یہ نہ پاکستان نہ عوام، ہاں یہ سگے ہیں اپنی طاقت کے، اپنے اقتدار کے اور اپنی اتھارٹی کے۔ یہ مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، استغاثہ رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ خبریں لے لیں۔ اور پہلی بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ امریکہ رجیم چینج آپریشن کی کوشش کر رہا ہے۔ کہاں پہ؟ پہلی دفعہ آپ کے کان سن رہے ہوں گے، اسرائیل میں۔ یعنی یہ رجیم چینج آپریشن کرتے ہیں، کرواتے ہیں ڈاکٹر مصدق ہوں ایران کے، یا پھر پاکستان کے عمران خان ہوں، یا پھر مصر کے ڈاکٹر مرسی ہوں۔ یہ رجیم چینج آپریشن ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتے۔ تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ بنجمن نیتن یاہو کو جو ہے وہ منظر عام سے ہٹایا جائے اور ان کی جگہ کسی معتدل یہودی، خیر معتدل تو نہیں ہو سکتا، کہ اس کو لایا جائے۔ بہرحال یہ رپورٹ کیا ہے میڈیا نے کہ امریکہ کی کوشش ہے کہ جو اس کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں، یا ابھی اکتوبر میں الیکشن ہے، تو اس کینسر سے جان چھڑائی جائے بنجمن نیتن یاہو سے۔ اس کے بعد اگلی خبر پاکستان سے ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ آخرکار اسحاق ڈار کو ریپلیس کر دیا ہے محسن نقوی نے۔ کیونکہ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ محسن نقوی کی تربیت ہو رہی ہے، محسن نقوی کو پالا پوسا جا رہا ہے ایک بڑے عہدے کے لیے، اور ان کی گرومنگ ہو رہی ہے۔ وہ غیر ملکی دورے کر رہے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کو پروٹوکول سکھایا جا رہا ہے۔ پروٹوکول کیا ہوتا ہے، ملتے کس طرح ہیں، گفتگو کس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ چونکہ 1947 سے لے کر اور اب تک یہ ایک تجربہ گاہ ہے۔ قائد اعظم کے الفاظ کو انہوں نے غلط لے لیا، یہ تجربہ گاہ ہے، یہاں پہ تجربے ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ بہرحال اب محسن نقوی پہنچے ایران، وہاں پہ انہوں نے جپھیاں اور پپیاں جو ہے وہ کی ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ بہرحال وہ ایران پہنچ گئے ہیں۔ اگلی خبر ہم دیں گے روٹی کھانے والی مشین، سہیل وڑائچ۔ سہیل وڑائچ نے انکشاف کیا ہے کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ علی امین گناپور کو اڈیالہ جیل بھیجا گیا۔ گناپور پہلے تو جو تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ تھے، اس میں جرت نہیں کر سکے۔ پھر 1 گھنٹہ 20 منٹ کے بعد، یعنی ادھر ادھر کی گفتگو، صوبے کے معاملات، 1 گھنٹہ 20 منٹ کے بعد علی امین گناپور نے کہا کہ میں آپ کے لیے آفر لے کر آیا ہوں، اور وہ آفر یہ ہے کہ آپ میری گاڑی میں بیٹھ کر بنی گالا چلیں، بنی گالا چل کریں، اور بنی گالا میں ایکسرسائز کریں، کھائیں پیئیں، اور اس حکومت کو کچھ نہ کہیں، مجھے بھی چلنے دیں، یعنی علی امین گناپور کو اور باقی سسٹم کو بھی چلنے دیں۔ لیکن یہ کہتے ہیں نجم سیٹھی سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اسی موقع پر جوتی اتاری تھی، یعنی پشاوری جوتی اتاری تھی، اور اس سے پہلے کہ علی امین گناپور کو وہ لگاتے، علی امین گناپور وہاں سے جو ہے نا وہ پشاوڑا جھاڑ کے اٹھائے۔ یہ سہیل وڑائچ نے اب ٹی وی پہ اقرار کیا ہے۔ اس کے بعد چکن کی جو بوٹی تھی وہ گلی ہوئی نہیں تھی۔ اجلاس ہوتا ہے جو ہے نا وہ بجٹ اجلاس ہوتا ہے، تو پھر سب کو جو رشوت کے طور پہ حرام کا مال اور ماؤں بہنوں کی بھاڑیں، کیونکہ غریبوں کا مال ماؤں بہنوں کی بھاڑیں ہیں، ان کی کمائی ہے، تو بڑا جو ہے نا وہ سلسلہ کیا گیا۔ پھر ووٹ بھی لینا تھا بجٹ کے حق میں، تو کھانا جو ہے وہ سرو کیا گیا۔ تو پنجاب کے ایک وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے بوٹی کے ساتھ بڑی جو ہے کوشش کی، لیکن بوٹی نہیں ٹوٹی۔ شاید وہ حلال کی تھی اور حلال ان کے پیٹ میں جانا نہیں چاہتا تھا، تو انہوں نے بڑا احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کھانا پکانا نہیں آتا، چکن ہے اور اس کی بوٹی بھی نہیں ٹوٹ رہی۔ تو وفاقی وزیر سے معذرت کی گئی کہ جو ہے نا آئندہ خیال رکھا جائے گا۔ یہ بجٹ اجلاس میں واقعہ ہوا ہے۔ اگلی خبر پہ چلیں۔ اگلی خبر کیا ہے؟ اگلی خبر یہ ہے، یہ بڑی پرانی جو ہے نا وہ سرکولیٹ کر رہی تھی اس پہ سوشل میڈیا پہ، لیکن چونکہ عمران ریاض خان نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، تو میں نے کہا جو میرے سننے والے ہیں وہ کیوں اس سے جو ہے نا وہ محروم رہیں۔ اسحاق ڈار جاتا ہے کینیڈا میں ایک ولیمے پہ، اور وہاں پہ جب انتظامیہ کو پتہ چلتا ہے تو وہ ایک صوبے کے وزیر خزانہ کو، صوبے کے، کینیڈا کے نہیں، صوبے کے وزیر خزانہ کو بلا لیتے ہیں
कि पाकिस्तान का वजीर खजाना आया हुआ है, लिहाजा आप जो है वो आकर इनके साथ गपशप करें। तो वहां पे जब वजीर खजाना आता है बिल्कुल आम प्रोटोकॉल के साथ, तो इसाक डार उसके सामने शुरू हो जाते हैं कि मेरे पास कितनी दौलत है, मेरे बेटों के पास कितनी दौलत है, मेरे बेटों का कहां कहां कारोबार है, मेरा कहां कहां कारोबार है, और हमारे पास कितने जो है ना वो डॉलर्स हैं। वजीर खजाना सुनता रहा कनाडा के सूबे का। जब उसने बात सुन ली तो उसने कहा कि पहली बात तो ये है कि आप वजीर खजाना है, ठीक है, तो ये जो आप बता रहे हैं ये आया कहां से, यानी ये कहां से आया इतना कुछ जो आप बता रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि आप जिस मुल्क के वजीर खजाना हैं उस मुल्क में आपके जो बेटे हैं वो सरमायाकारी नहीं करते, उनकी सरमायाकारी बाहर है। आप यहां लोगों को कहते हैं पाकिस्तानियों को कि पैसा पाकिस्तान में लेकर आए और ऑस्ट्रेलिया वाली बच्ची का जो है ना वो हशर करवाएं, जो ऑस्ट्रेलिया की बच्ची के साथ हुआ खुदा न खास्ता। तो फिर कहते हैं कि चिरागों में रोशनी न रही और इसाक डार का जिस तरह माथे पे पसीना आता है, माथे पे पसीना आ गया। जवाब नहीं था कि माल कहां से आया, सारा माल बाहर लगा हुआ है, और ये भी नहीं बताया जो है ना वो इसाक डार ने जो है ना वो नहीं की, तकलीफ नहीं की कि ये बताते कि मैं बूदी सैकलान ला, ये नाम दिया था हसन निसार ने, और वैसे कहते हैं चन्नन दीन सैकलान ला। ये इसाक डार का बेटा भी मान चुका है कि मेरे दादा की दुकान थी या वो साइकिल सप्लाई करता था। ये बात उन्होंने बताने से गुरेज किया। अब हम पहले मुद्दे पे आते हैं। ये कम्युनिकेशन का बिल आप सुन रहे हैं कि जी कम्युनिकेशन जो कंपनीज हैं वो जहां मर्जी है आपकी छत पे, आपकी सेन में, आपके प्लॉट पे, जहां मर्जी है खंबा लगाना चाहें तो आप अगर ना करेंगे तो आपको 5 करोड़ रुपए महीना जुर्माना होगा और 1 साल कैद होगी। ये बिल पेश किया शिजा फातिमा। ये अगर समुद्री आप दोस्त देखें ना और शिजा फातिमा को अगर आप जूम करके देखें तो आपको ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ये समुद्री आप दोस्त इसने कागजात जमा कराए थे एमपीए के लिए, लेकिन जब ये गई तो उनको कहा हमारे पास एमएनए की सीट खाली पड़ी है, आप एमपीए को दफा करें, एमएनए बने। ये एमएनए बन गई, ठीक हो गया। उसके बाद ये वजीर बन गई। अब जो जायज के करता धरता है, जायज के यानी नजायज काम के लिए, उन्होंने ट्वीट किया है कि ये हमारी तरफ से बिल था, जायज वालों की तरफ से। कल जो है वो किसी बड़े सहाफी ने इसके बायकॉट का भी कहा है कि ये हमारी जायदाद हथियाने के चक्कर में इनकी सिमें निकाल के फेंकें, इनका बायकॉट करें जायज वालों का। लेकिन असल बात क्या है? असल बात यह है, मेरी उम्र के लोगों को याद होगा, एक थे जनरल यूसुफ खान, होंठ जरा कटा हुआ था, और ये डिप्टी जो है ना वो आर्मी चीफ थे मुशर्रफ के, यूसुफ खान, ठीक है जी। उनके बेटे हैं जरार हाशिम साहब, जिनको आउट ऑफ द वे बगैर किसी तरीके के जो है ना वो डायरेक्ट सेक्रेटरी लगाया गया कम्युनिकेशन का, जरार हाशिम को। ये बिलाल गौरी साहब की रिपोर्ट है, उनका क्रेडिट है। बहरहाल जरार हाशिम ने ये उसने कहा कि ये कौन सा मसला है, मेरा अब्बा डिप्टी चीफ आई, मेरे अब्बे ने जो पाकिस्तान के साथ किया मुशर्रफ के साथ मिलके उसका मैं गवाह हूं। इन पाकिस्तानियों आप जो मर्जी करें, जिसकी जायदाद, हाँ डीएचए का ख्याल करना है। डीएचए में किसी के घर, किसी की छत पे, किसी के लॉन में अगर वहां सिग्नल अच्छे भी हों तो वहां ख्याल करना है, उधर नहीं जाना, वो रेड लाइन है, उधर नहीं जाना। जिधर पाकिस्तान में मर्जियत जाएं, सियासी मुखालफिन जिस तरह आप सीसीडी से मरवा रहे हैं उधर आप खंबे खोलें, लेकिन जो है वो डीएचए का ख्याल करना है। तो ये सपूत निकले हैं डिप्टी आर्मी चीफ जनरल यूसुफ खान के। मैंने थंबनेल पे तस्वीर लगा दी है, आप तस्वीर देखेंगे तो आपको ये मौसूफ याद आ जाएंगे, जिनकी सफेद मूछें थी और जिनका होंठ थोड़ा सा डैमेज था। बहरहाल ये डिप्टी चीफ थे, मुशर्रफ के राइट हैंड थे, मुशर्रफ को बड़े प्यारे थे ये यूसुफ खान साहब। और दूसरा ये कि फिर ये कितने में सौदा हुआ, सेक्रेटरी साहब ने कितना माल बटोरा, ये आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। शहबाज शरीफ के सामने 3 नाम पेश
हुए थे सेक्रेटरी के लिए, लेकिन शहबाज शरीफ को पहले बता दिया गया था किसको सेक्रेटरी लगाना है, कौन सेक्रेटरी कौन है, तो उन्होंने फौरन जरार हाशिम को टिक किया, जो कि डिप्टी चीफ आर्मी चीफ। एक और लुटेरा पाकिस्तान में दरियाफ्त हो गया, एक और नकाब उतर गया। और जब भी किसी डकैती के पीछे जाएंगे, जब भी किसी वारदात के पीछे जाएंगे, तो आपको ये वर्दी पोश मिलेंगे। बहरहाल ये सारा जो कुछ हुआ और हो रहा है, और ये आप दोस्त को, इसको तो पता ही नहीं था ना, वो बाबा जी थे ना गांव में जो फोत हो गए हैं, अब वेरी सॉरी, उनकी अपनी राय थी। वो मुझे कहते थे पुत्र जो मोटा आदमी है ना वो अक्लमंद नहीं हो सकता, उसकी अक्ल मोटी होती है, ये बाबा कहते थे। बल्कि वो मोटों के लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल करते थे। अब मेरा कोई व्यूअर होगा, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, रूहानी लफ्ज इस्तेमाल करते थे, मोटे। तो इसको आप दोस्त को देख लें, इसको बिल आया, इसने न पढ़ा, ये तो परवेश खान ने पढ़ लिया सेनेट में कि ये क्या है, पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं परवेश खान, उन्होंने पढ़ लिया, वरना जरार हाशिम ने अपना काम कर दिया था, उस पानी वाली अब्दोज ने, शिदा फातमा ने अपने काम कर दिया था। बहरहाल यहां भी आपको मुबारक हो, यूसुफ खान निकले हैं डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो मुशर्रफ के बड़े जो है वो करीब हैं। अब जो है ये कि जो हमारे जर्नल्स हैं ये पाकिस्तान के सगे हैं, इस्लाम के सगे हैं, किसके सगे हैं, ये आपने मुलायजा करना है। जब इमरान खान का सियासत में नामो निशान भी नहीं था, तब भी ये वही लोग, यही लोग हमारे चहेते थे, चहेते, हम सलूट करते। इस आर्मी चीफ से अमेरिका बड़ा डरता है, ये आर्मी चीफ छलावा है, बाबे आते हैं फौज की मदद के लिए, ये जाबा मुशरिकीन थे जी। हर हुकूमत को करप्ट करार देकर गिराने में पेश रहे यही, और हमने भोले से भी इन पर शक नहीं किया। हमें तो पता ही नहीं था, क्यों शक नहीं किया, क्योंकि हम इन्हें मुल्क के मुहाफिज समझा था। वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन जब पहली बार मुल्क वाकई तरक्की की राह पर चल पड़ा, करप्शन के खिलाफ आवाज उठी और लोग बदउनवानों से निजात पा रहे थे, तब उन्होंने अपना असल रंग दिखा दिया। तब यानी इमरान खान के अल्फाज है ना कि मैं समझता था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी करप्शन के खिलाफ है, ये इमरान खान के अल्फाज हैं। हम भी यही समझते थे, जब लोगों ने ठोका 8 फरवरी को तो असल रंग दिखा दिया जी। जिन चोरों को खुद उन्होंने सबूतों के साथ निकाला था, उन्हीं के साथ डील करके वापस ले आए, सिर्फ अपने मफादात, अपनी दौलत और अपना इक्तदार बचाने के लिए। अब हकीकत खुलकर सामने आ गई है, ये किसी के सगे नहीं, ना अवाम के, ना मुल्क के, ना किसी असूल के, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ताज और खजाने के वफादार हैं। जिस दिन ये बात समझ आ गई, उस दिन सब कुछ बदल गया। अब इनकी कोई बात या बहाना नहीं चलेगा, बात समझ में आ गई, बिल्कुल आंखों का ऑपरेशन हो गया कि ये चक्कर क्या है। जिस दिन वो टीटियों की फर्द जुर्म आयद होनी थी शहबाज शरीफ पे, उस दिन वजीर आजम बना दिया गया, फिर सारी बात खुल गई। अब सारी बात यानी वहां कहा जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी, गवर्नर नून लीग लगाएगी, नून लीग पीपल्स पार्टी की मदद करेगी हुकूमत बनाने में, फिर जब हुकूमत बन जाएगी तो नून लीग अपोजिशन में बैठ जाएगी। बताएं, नून लीग पहले हुकूमत बनवाएगी फिर अपोजिशन में बैठ जाएगी। यानी आप इन्हें अपोजिशन भी गवारा नहीं है। अपोजिशन वो हुंजा से एक खास पीटीआई के वोट लेकर एक दर्दल्ला वो बना, उसने हफ्ता भी नहीं निकाला, गया वो शामिल हो गया, बदनी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया, क्योंकि जिसने करवाया आपको पता है हुंजा से। तो इनको अब अपोजिशन भी जो है ना गवारा नहीं है कि
या अपोजिशन कभी कभी नाम ले लेती है कि असल चक्कर क्या है। एडोल्फ हिटलर का याद रखें कौल। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर क्या है, ये खबर सुने जरा। ये कल बैरिस्टर गौर ने जुर्रत की है कि यूसुफ रजा गिलानी नाअहल हो गए, उनकी जगह मखदूम शहाबुद्दीन, ये जनूबी पंजाब से हैं, वजीर खजाना भी रहे हैं किसी दौर में या वजीर तजारत रहे हैं, इनका फैसला हो गया कि इनको वजीर आजम बनाया जाएगा पंजाब से, उधर दूर पंजाब से। अगले दिन मखदूम शहाबुद्दीन को अगवा कर लिया गया, दिल नहीं था मखदूम शहाबुद्दीन पे। फिर एक पर्ची आई कि राजा परवेज अशरफ को वजीर आजम बनाए। अभी जो आपके सामने रखा है कि किसके सगे हैं, फिर राजा परवेज अशरफ बने पिंडी के, याद नहीं है आपको? बनना था मखदूम शहाबुद्दीन ने, अगवा कर लिया कि फलां केस खुल गए, फलां केस खुल गए। पासदारान इनकलाब के बारे में खबर आ रही है कि या तो वो अबनाए हुर्मुज को दोबारा बंद कर रहे हैं या उन्होंने बंद कर दी है, क्योंकि जो मुआहदा है उस पर अमल नहीं हो रहा। लबनान में शदीद तरीन बमबारी हो रही है, लोगों की शहादतें हो रही हैं, तो पासदारान इनकलाब ने वार्न किया है कि वो अबनाए हुर्मुज जब बंद कर चुके हैं या बंद कर रहे हैं। बड़ा दिलचस्प इंकशाफ किया है आरिफ मुबीन जट, बड़े जबरदस्त अपोजिशन के ये मेंबर हैं पंजाब में, बड़ा जबरदस्त बोलते हैं, इस तरह बोलने की जरूरत है। उसने कहा है कि पाकिस्तान में जो सरमायाकारी 50 साल की जो कम तरीन सतह पर है, तो उसमें एक तोहफा है और वो तोहफा है CCD का, ये जो मुख्यमंत्री ने बनाई। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की बच्ची कत्ल हुई और जिस तरह ये लोगों को बाहर से बुलवा कर मार रहे हैं और कत्ल कर रहे हैं, यानी इंटरपोल से बुलवाते हैं, इंटरपोल की गारंटी होती है, इधर मार देते हैं। तो ये इसकी भी मेहरबानी है कि पाकिस्तान में कोई बैरूनी सरमायाकारी जो है वो नहीं आ रही। MF की बात करते हैं, मुनीफ फारूक, क्योंकि नजम सेठी ने आज से 2 दिन पहले कहा कि PTI इस बात पर यकीन रखे कि इमरान खान दोबारा आएंगे, इमरान खान वजीर आजम बनेंगे, लेकिन अभी सिस्टम को चलने दें, ये नजम सेठी ने कहा। उसका लौंडा जो सेठी ने पाला, मुनीफ फारूक, वो क्या कह रहा है कि भूल जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए, और आपने बाहर नहीं निकालना, ये कह रहा है। क्योंकि एक तो इनके बापों का जो कुछ इसके बाप कर चुके हैं, फिर जो कुछ ये गंद फैला चुका है और जितनी गलत खबरें ये दे चुका है, इसको अपनी भी पड़ी हुई है। क्योंकि इन पे तो पी के टीके नहीं लगते, पी के टीके तो हम पे लगते हैं, फिर इन पे भी लगेंगे। तो लिहाजा वो कह रहा है, मशवरा दे रहा है बापों को कि आपने इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। डॉक्टर जास्मिन राशिद को 10 साल की मजीद सजा हो गई है, मेरा ख्याल है कोई 40-50 साल उनको सजा हो गई है, और गुस्सा नहीं उतर रहा ना नून लीग का, ना जो नवाज शरीफ के रूहानी बेटे हैं उनका, कि इसने नवाज शरीफ को हरा दिया। तारीख में पहली दफा मानसेरा से उसे चपेड़ें पड़ी, अपने घर से वो 50,000 की लीड से हार गया, लिहाजा उसको फिर सजा सुना दी गई। लेकिन तैमूर मलिक ने जो दिलचस्प किस्सा सुनाया, वो किस्सा ये है कि शाह महमूद कुरैशी की हर चीज में जमानत हो गई है, कल भी जमानत हुई, लेकिन वो जेल में, यानी केसों में जमानत हो गई है लेकिन वो जेल में। क्यों जेल में है? बदमाशी, ना कोई पूछ सकता है, ना कोई जज, ना कोई सुप्रीम कोर्ट, ना कोई हाई कोर्ट। यार इसको क्यों जेल में रखा हुआ है? इसकी तो जमानतें हो गई हैं, बुजुर्ग आदमी है, बूढ़ा है, जाहिर है क्लीन शेव है, लेकिन है तो बूढ़ा, इसको क्यों रखा हुआ है? लेकिन वो जेल में है। उमर सरफराज चीमा को सजा हो गई, महमूद रशीद को फिर सजा हो गई, डॉक्टर जास्मिन राशिद को फिर सजा हो गई। अब एक और मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है अरशद मलिक साहब, MPA, दुनिया जहान का जाहिल, दुनिया जहान का उजड़, मालशिया पालशिया उठाने वाला, नखरे, वो आपको नून लीग में मिलेगा। मौसूफ क्या फरमाते हैं? मौसूफ फरमाते हैं कि कायदे आजम के साथ नवाज शरीफ की तस्वीर नोट पर लाजमी होनी चाहिए,
क्योंकि कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, बकौल बाबा जी गलती की, और जो नवाज शरीफ है उसने एटमी पावर बनाया। AQ खान कहते हैं, यूट्यूब पे निकाल लें, कि जब हम एटम बम बना चुके थे तो उस वक्त ये दोनों भाई लाहौर में वेल्डिंग करते थे। ये AQ खान कह रहे हैं, AQ खान। और ये जो कैंसर आया 1985 में, जनरल जिलानी किसको बर्फी कहता था, किसकी बेगम को, ये भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। ये आया जनरल जिलानी, जनरल जिया, फिर दूसरा खानदान आया उसके बाद, और जब से इसने आर्मी चीफ लगाना शुरू किए, क्योंकि इसने एक आर्मी चीफ मेरिट पे नहीं लगाया, एक आर्मी चीफ। राहिल शरीफ के बारे में कहा जाता है कि 50% ना वो मेरिट पे था, 50% कियानी की सिफारिश थी, और 50% जो है ना वो राहिल शरीफ की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उसे चीफ लगाए, सारे इसने सिफारिशी लगाए, और चुन चुन के ना अहल ना लायक, बहरहाल वो पहुंच गया लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक, उनको लगाया इसने। देख लें, बाजवा को इसने लगाया, मुशर्रफ को इसने लगाया, ये मौसूफ फील्ड मार्शल को इसने लगाया। क्या हुआ पाकिस्तान के साथ? किसी एक ने कोशिश की हो कि कोई अच्छी शोहरत के लोग हुक्मरान बन जाएं। मैं कई दफा नाम ले चुका हूं कि किसी चीफ ने कोशिश की हो कि मोहतरम सिराजुल हक को वजीर आजम बना दें, निगरान ही बना दें, प्रोफेसर रफीक अख्तर को बना दें, अशफाक साहब जिंदा थे, अशफाक साहब को बना दें, किसी ऐसे बंदे को बना दें, किसी साफ सुथरे फकीर को, किसी साफ सुथरे फनकार को बना दें वजीर आजम। ये ज़ेलेंस्की भी फनकार था पहले, यूक्रेन का, लेकिन जब भी इनका बस चलता है यही, क्योंकि खुद उनको पता है नवाज शरीफ को किसने निकलवाया, पता है आपको, जेल से बाजवा और फैज ने कुत्ते का खून दिखा के। असल इनका बाप है ये, असल। और उसने ऐसा बदला लिया कि तुम लोगों ने मेरी तशरीफ पे लात मार के मुझे 3 दफा निकाला, मैंने तुम्हें पंजाब पुलिस न बनाया तो मेरा नाम नवाज शरीफ नहीं, और उसने बनाया उसने। अभी आखिरी जो मुद्दा है इशराफिया का और इसका टोपी ड्रामे का, वो आपके सामने रखता हूं, आपको सब समझ आ जाएगा कि असल गेम क्या है। आर्मी चीफ सारे इसने लगाए, तो नोट पे ना होनी चाहिए तस्वीर। कैद आजम की बिल्कुल खत्म करें। कैद आजम कौन था? कैद आजम ने क्या किया है? ये जो पाकिस्तान मौजूदा शक्ल में जहन्नुम का रूप धार चुका है, उसमें नवाज शरीफ का हाथ है। वो अरशद मलिक कह रहा है कि जी मोटरवेज बनाए, और इसके अलावा जो है ना एटमी ताकत बनाया, इसके अलावा जो है ना मुल्क को मरियम सफदर्दी, तो लिहाजा इसकी तस्वीर होनी चाहिए। मैंने आपको बताया, आप सिंपल सा एनालिसिस कर रहे हैं, आप सिंपल सा टेस्ट कर लें कि आर्मी चीफ जो इसने लगाए उन्होंने मुल्क के साथ क्या किया। और जर्नैलों का असल जो रूहानी बाप है वो यही है, और अब बदले भी ले रहा है गिन गिन के। फौजियों को समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है। बहरहाल ये अरशद मलिक साहब हैं, इनकी शक्ल भी मुलाहिजा कर लें यूट्यूब पे, इनकी शक्ल कैसी है, कितना नूर है इनकी शक्ल पे। ये कह रहे हैं कि एक ठग की तस्वीर वो कम से कम 5000 वाले नोट पे होनी चाहिए। और ये कल्चर है इस जमात का। पिंडी के MNAs को, MPs को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उनकी तालीम, वो पहले क्या करते थे, अब क्या करते हैं, अब वो MPA हैं, अब MNA हैं, वो मुझे अच्छी तरह पता है। ये पूरी नून लीग है, पूरी नून लीग। क्योंकि सिर्फ बजट में आप मंसूबे देख लें, नवाज शरीफ अस्पताल, नवाज शरीफ टॉयलेट, नवाज शरीफ बैतुल खला, नवाज शरीफ अस्तंजा खाना, मरियम नवाज जो है ना वो फलानी शाह, शहबाज शरीफ कंजर खाना, ये सारे मंसूबे पैसे लोगों के, किसी को कोई इतराज नहीं है कि कोई इतराज कर दे जर्नैल कि व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट द हेल इज दिस, ये क्या है, ये क्या बकवास है, ये क्या हरामीपन हो रहा है। इल्ताफ हुसैन की तरह पूछ ले, हो रहा है। और अब बात जहां तक आ गई है, क्योंकि उसने इतने ज्यादा सिफारशी चीफ लगाए, तो जो है ना वो करे। बाजवा के साथ, बाजवा की सुसर के साथ डील हुई, अब लंदन में डील हुई, और उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया। अब मेन मुद्दा, इसको जरा समझना है आपने, इसको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारी बात समझ में आ जाएगी ये जो कुछ चल रहा है। आप भोले बादशाह हैं। क्या आपने सोचा
कि वजीर आला पंजाब मरियम सफदर अचानक बैकफुट पर क्यों चली गई हैं? पंजाब के अरबों रुपए वफाक को क्यों दे दिए गए? IMF की सख्त शर्त पर जो नेशनल फिस्कल पैक्ट 2024 साइन करवाया गया, इसके तहत पंजाब का तकरीबन 150 से 200 अरब रुपए का कैश सरप्लस जबरदस्ती वफाक की झोली में डाल दिया गया ताकि उनका खसारा कम दिखाया जा सके और सूबे के अपने मंसूबे धरे के धरे रह जाए। ये औरत इतनी ताकतवर है, इससे कोई ले सकता था? 150 अरब ले सकता था कोई? इस वक्त बड़े शरीर में सबसे ताकतवर औरत है, आप जानते हैं जी। तो इसके पीछे वही वजह है जिसका जिक्र मैं दर्जनों मर्तबा कर चुका हूं। ये बात पानी में घोलकर पी लें कि पाकिस्तान में सिर्फ दो कौमें बसती हैं, एक पंजाबी और दूसरे नॉन पंजाबी। पंजाब की तरक्की पाकिस्तान की सालमियत के लिए शदीद खतरे का बायस बन रही है। पाकिस्तान किसी अवामी फलाह के लिए या इस्लाम या मुसलमानी के टोपी ड्रामे के लिए नहीं, बल्कि इस खित्ते की अशराफिया की सल्तनत और उनकी इस खित्ते पर अबदी हुकूमत कायम करने के लिए बनाया गया था। ये कोई टोपी ड्रामा इस्लाम और फलाई रियासत और ये भूल जाएं। सिंध, बलोचिस्तान, पख्तूनख्वा और पंजाब के जनूबी अजला की अशराफिया इस प्रोग्राम को इसी 80 साल से कामयाबी से लेकर चल रहे हैं। वो तो साथ चल रहे हैं, घिसट रहे हैं साथ साथ जी। और पंजाब में तरक्याती मंसूबे शुरू करके बाकी सूबों को ट्रोल किया जाता है कि देखो जी, लाहौर पेरिस बन गया, लाहौर में ऑरेंज ट्रेन, लाहौर में मेट्रो, लाहौर में फलाना, ट्रोल करते हैं छोटे सूबों को जी, जिसका सीधा नुकसान पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में डाल रहा है। ये मुल्क जिस मकसद के लिए लिया गया था, इस मकसद पर हमला हो रहा है। इसलिए मालिकों ने पहले पंजाब पर दबाव डालने के लिए पूरा मुल्क छोटे छोटे सूबों में तोड़ने का शोषा छोड़ा। याद होगा आपको, 24 सूबे 42 सूबे बजट से पहले। फिर सीधा सीधा पंजाब हुकूमत को धमकी लगाई कि अपने हिस्से से अरबों रुपया हमें दो, वरना सारे मंसूबों पर इंक्वायरी शुरू करवा कर खेल बिगाड़ देंगे। मरियम औरंगजेब, मेफेयर में घर, वाडा का पट्टा खुल गया, सारी डॉट कनेक्टिंग करें। आखिरकार बादशाही निजाम जीत गया और पंजाब हुकूमत को कंप्रोमाइज करना पड़ा और मुल्क टूटने से बच गया। अभी नहीं, आगे सुने। नून लीग का जहां यह फायदा है कि इसकी फर्स्ट लाइन क़यादत जीटी रोड की गैर जिम्मेदार गैर फ्यूडलिस्ट इशराफिया है, वही नून लीग का नुकसान यह है कि इनको किसानों की परेशानियों का कोई एहसास ही नहीं होता, क्योंकि इसकी मेन लीडरशिप शहरी इशराफिया, बड़े ताजरों और इंडस्ट्रियलिस्टों पर मुश्तमिल है। इनका किसानों से क्या? इसकी सबसे बड़ी मिसाल मई 2024 का गंदम बहरान है, जब मरियम नवाज हुकूमत ने किसानों से सरकार के तयशुदा रेट पर गंदम खरीदने से साफ इनकार कर दिया ताकि फ्लोर मिल्स मालकान और आड़तियों के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। मैं कई दफा आपको बता चुका हूं। और गरीब किसान सड़कों पर रुल गया। लेकिन ये बात याद रखें, ये मुल्क कभी नहीं टूट सकता। अब ये सुने, क्योंकि मुल्क की सारी अशराफिया एक दूसरे की रिश्तेदार है। कोई किसी का साला है तो कोई किसी का भड़विया, कोई किसी का ससुर है तो कोई दामाद। मशहूर बरतानवी मुसन्निफ ये हैं जी एनाटोल लेवन ने अपनी किताब पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री में इसी खानदानी जकड़बंदी और ऐसी रिश्तेदारियों को पाकिस्तान के स्टेटस को की असल उम्र दराज करार दिया है। ये सब ड्रामे इस रेवेन्यू को हड़पने के लिए किए जाते हैं जिसका 60% पंजाब से इकट्ठा होता है। ये मुल्क एक लामतनाही जिल्लत, लामतनाई मुनाफकत और लामतनाई बेईमानी के रास्ते पर गामजन है और इस मुल्क का सिर्फ एक कानून है, पाकिस्तान तोड़ने का नारा लगाओ, वफाक से बदमाशी के साथ
पैसा लो। अपनी गुलाम रियाया पर 1 रुपया भी खर्च किए बगैर स्विस बैंकों और बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क अपनी कारोबारी सल्तनत खड़ी करो। अपने नजरियाती गुलाम रियाया से कहो तुम्हारा हिस्सा पंजाब और लाहौर खा गया, मुल्क तोड़ने का नारा लगाओ और ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक ये मुल्क रहेगा। इन्होंने फुफियां फंसाई, खालाएं फंसाई, बेटियां फंसाई, बहुएं फंसाई, जानबूझ के फंसाई। जकड़बंदी की, जकड़बंदी निकाल लें, एक एक का डेटा निकाल लें, एक एक का, स्वाय इमरान खान के एक एक का डेटा निकाल लें और कितने उनके खानदान के MNA MP हैं निकाल लें। या जमात इस्लामी भी इससे मुबर्रा है, उसमें भी ये चक्कर नहीं है, वरना इन्होंने प्लानिंग के तहत रिश्ते दिए, तरक्कियां हासिल की। जिस तरह बटेरे लड़वाते हैं, मेरे मियां वाली में इन्होंने बहुएं लड़वाई, इन्होंने बेटियां लड़वाई, फंसाई, भिड़विये, साले, मासड़े, फुफड़े, दलड़े, दगड़दले, ये सारे भड़वे ये शामिल किए जी। चोर दरवाजे, फ्राडिये, ठग, डाकू, कब्र फरोश, अकीदत फरोश, गिद्धों को दिए गए अंग्रेज के तोहफे का यही मुकद्दर है। अगर यकीन नहीं आता तो चंद साल पहले शाये होने वाले पेंडोरा पेपर्स और मई 2024 की दुबई अनलॉक यानी लीक्स की होशरुबा रिपोर्ट्स पढ़ें, जिसमें इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तानी इशराफिया ने 11 अरब डॉलर से ज्यादा की जायदादें सिर्फ दुबई में छुपा रखी हैं। इनमें जनूबी पंजाब के वही वडेरे और मखदूम शामिल हैं जिनकी खरबों की जायदादें बैरून मुल्क मौजूद हैं। वही उलमा व मशाइख और इलेक्टेबल्स वाला जत्था जो एन इलेक्शन पर 40 बंदे तोड़कर मालकों के बनाए नए धड़े, जैसे फरवरी 2024 के इंतखाबात से ठीक पहले रातों रात खड़ी की गई एहतलाम पार्टी में फिट हो जाता है। हम तो एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय करें। जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई कि इस मुल्क का असली ब्लूप्रिंट है क्या, आप भी कहेंगे बागीचा इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। ये तमाशा है, ये कठपुतलियां हैं, नचाने वाले नचा रहे हैं, लाने वाले ला रहे हैं, धक्के देने वाले धक्के दे रहे हैं। ये एप्स्टीन जजीरा है जहां पे सब जायज है, जहां पे रियाया है। हाँ, रियाया जो है बेस्टील का जेल खाना तोड़ दे, रियाया जो है वो टोका लगा ले, ये भूखे नंगे बाहर निकल आए, वरना ये आपके सामने है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।